नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, गुजरात में करीब 3 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। 164 गांव के किसानों की 53,215 हेक्टेयर भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचाया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत। मानसून की बेरहमी के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए उत्पादन बढ़ाने की रूपरेखा तैयार। उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन और तिलहन फसलों के बीज की मिनी किट की जा रही है वितरित। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीते दिनों 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश ने बाजरा गाजर की खेती का किया नुकसान। बारिश के बाद चली हवाएं, बाजरा के खेत में भरा पानी, खेत में खड़ी बाजरा की फसल बिछ गई, किसान परेशान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में थम जाएगा मानसूनी बारिश का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में हुई फॉग की शुरुआत, वहीं ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अनेक सालों से इस क्षेत्र के 164 गांव संपूर्ण सिंचाई व्यवस्था से वंचित रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने इसी कड़ी में फतेहवाड़ी, खारीकट व नलकंडा क्षेत्र के 164 गांवों को नर्मदा कमांड में शामिल कर लिया है। सिंचाई से जुड़ी समस्या को समाप्त किया है। अब सिंचाई की समस्या से परेशान 164 गांव के किसानों की 53,215 हेक्टेयर भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम किया गया है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अब नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी आएगा और इस 70,000 हेक्टेयर भूमि पर किसान 3 उपज पैदा कर सकेंगे, तो ये क्षेत्र समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नर्मदा का पानी गुजरात में यहां तक लाने की कल्पना थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 1964 से नर्मदा योजना को किसी न किसी बहाने से रोक रखा था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहले गुजरात के भागीरथ के रूप में काम करके नर्मदा योजना को अहमदाबाद तक पहुंचाने का कार्य किया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। कृषि बीमा को वैज्ञानिक और लोगों के लिए आकर्षक बनाने के लिए इतना आसान बना दिया कि आम लोग उसे उपयोग कर सकें। हर साल छोटे बड़े और सीमांत किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने ही की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहले उर्वरक या खाद की कालाबाजारी होती थी और किसानों को उनका हक नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत करके खाद की कालाबाजारी को समाप्त कर दिया और अब प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। शाह ने सभी किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में करीब 3 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि एक गाय से 21 एकड़ की प्राकृतिक खेती होती है और यूरिया, कीटनाशक आदि पर कोई खर्च नहीं होता और उत्पादन में लगभग 1.25 गुना की वृद्धि होती है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए देश के किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गृह मंत्री ने नलकांठा के युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने गांव में प्राकृतिक खेती कर रहे 5 या 10 प्रगतिशील किसानों से बात करें और प्राकृतिक खेती के बारे में उनके अनुभव जानें। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सानात क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ईएसआईसी द्वारा संचालित 350 बिस्तरों वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र को कई अन्य विकास की सौगातें भी उन्होंने दी। गृह मंत्री अमित शाह अपने गुजरात के 2 दिन के दौरे के पहले दिन आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। साणंद क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित 350 बिस्तरों वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया। इसके अलावा कलोल में भी 150 बिस्तर के अस्पताल को खोला जाएगा। इसके अलावा साणंद तालुका के विरोचन नगर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन भी किया। मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में एक किसान सम्मेलन में भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के विकास के कई योजनाएं बनाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा देने का काम हुआ, साथ ही हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सीधे पहुंचाने का भी काम हो रहा है। अंदर ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે અનેકવિધ કાર્યક્રમો હાથમાં કૃષિ વીમાને વૈજ્ઞાનિક અને લોકાભિમુખ બનાવ્યો, લોકભોગ્ય બનાવ્યો। ખેડૂત નાનો હોય, મોટો હોય કે સીમાંત હોય, દર વર્ષે એના બેંક એકાઉન્ટમાં 6,000 રૂપિયા સીધા જમા કરવાની વ્યવસ્થા નરેન્દ્રભાઈએ કરી। इसके अलावा आज उन्होंने अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में एसपी रिंग रोड पर भादज गांव के निकट एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। भादज सर्कल पर यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए 73 करोड़ रुपए की लागत से ये 6 लेन वाला फ्लाईओवर बनाया गया है। गृह मंत्री ने अपने दौरे पर पौराणिक मंदिर मेलडी माताजी पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के कई राज्यों के किसानों को इस बार मानसून की बेरुखी के कारण सूखे का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन में इस नुकसान की भरपाई के लिए देश की केंद्र सरकार ने रबी सीजन में दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस रूपरेखा के तहत सरकार दलहन और तिलहन फसलों के बीज मिनी किट किसानों के बीच वितरित कर रही है। इस रूपरेखा के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है कि फसलों के उत्पादन को लगभग 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की इस योजना के तहत रबी 2022-23 के लिए नियमित दलहन और तिलहन का उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ ही मानसून की कमी वाले क्षेत्रों में भी बीज की मिनी किट वितरित की जा रही है। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के बीच नवीनतम फसल किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बीज मिनी किट का वितरण देश भर में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रैपसीड और सरसों के गैर पारंपरिक क्षेत्र को कवर करने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों के लिए मूंगफली के रूप में प्रमुख रबी तिलहन और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान राज्यों में अलसी जैसे छोटे तिलहन और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में कुसुम वितरित करने के लिए बीज मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। देश में दलहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2022-23 के दौरान 11 राज्यों के लिए दाल और उड़द के 4.54 लाख बीज मिनी किट और मसूर के 4.04 लाख बीज मिनी किट आवंटित भी किए हैं। सबको अन्न खिलाने वाला अन्नदाता आज माथे पर हाथ रखकर खेतों के बीच में इसलिए मायूस बैठा है कि उसकी खुली पड़ी दौलत पर पानी फिर गया। इस बार की खेती से वह अपने घर का 6 महीने तक का खर्चा चला सकता था, लेकिन फिरोजाबाद में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की खेती पर पानी फेर दिया है। फिरोजाबाद में हुई भीषण बारिश ने हाहाकार मचा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर करें तो इस समय बाजरे की खेती सबसे ज्यादा हो रही है, जिसे तेज बारिश और तेज हवाओं ने खत्म कर दिया है। बाजरे के खेतों में इतना पानी भर गया है कि पूरी खेती नष्ट हो गई है। किसान पानी में घुसकर उस खेती को बचाने का प्रयास कर रहा है। किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसकी बाजरे की फसल बच सके तो उसे बेचकर वो अपना पेट भर सके। इस बारिश में काफी तादाद में किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। अगर गाजर की खेती देखें तो वह भी काफी हद तक नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि अब तो सिर्फ सरकार से ही उम्मीद है कि वह हमारी मदद करे और कुछ मुआवजा दे। बारिश की वजह से बारिश हुई थी, इस वजह से सारा खेत नष्ट हो गया और हर खेत की यही स्थिति है। गायर वगैरह, गायर सबसे ज्यादा गायर में और बाजरे में नुकसान है और धान फान में तो खैर नुकसान नहीं है, वो तो पानी की ज्यादा चाहता है, लेकिन धान, गायर और बाजरे की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। सरसों बही थी वो भी खत्म हो गई है। सरसों जो बही थी
वो भी खत्म ही है। मान लीजिए सरसों जो भाई मतलब बो चुकी है वो खत्म हुई है, वो बही जाएंगी, वो तो अभी पता नहीं मौसम खुलेगा तब क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बरसात तेजी हुई, तेजी के बाद खेत में पानी बढ़ गया, उसके बाद पलट गए हवा में और सारा नुकसान हो गया। बाजरा की फसल का ज़्यादा नुकसान हो गया। बाजरा और गाजर की फसल ज़्यादा खराब हुई है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से मानसूनी बारिश का सिलसिला थम जाएगा। दिल्ली एनसीआर में फॉग की भी शुरुआत होने लगी है। वहीं ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में भी वर्षा हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ और केरल में बारिश संभव है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं दार्जिलिंग की हिमालयन रेल यात्रा पर। ये रेल यात्रा दार्जिलिंग की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दार्जिलिंग की ये मनमोहक रेल यात्रा खूबसूरत दृश्यों के कारण रोजाना हजारों सैलानियों का दिल जीत लेती है। दार्जिलिंग भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। हर मौसम में दार्जिलिंग की सुंदरता एक जैसी बनी रहती है। वहीं दार्जिलिंग की हिमालयन रेल यात्रा दार्जिलिंग की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेल यात्रा अपने आप में सबसे अलग है, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, जो सुंदर वादियों, कल कल करते झरनों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। यह मनमोहक रेल यात्रा दार्जिलिंग के खूबसूरत दृश्य और कंचनजंगा की पहाड़ियों के भी दर्शन कराती है। हर साल लाखों सैलानी दार्जिलिंग की सुंदर प्रकृति का आनंद लेने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेल यात्रा करते हैं। पहाड़ों की सैर से लेकर शहर तक दार्जिलिंग की ये मनमोहक रेल यात्रा सैलानियों का दिल जीत लेती है। यह रेल यात्रा यात्रियों के लिए एक जीता जागता स्वप्न माना जाता है। इस ऐतिहासिक रेल यात्रा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित भी किया है। भारत की यह पर्वतीय रेल देश विदेश के सैलानियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेल यात्रा पर्यटकों को हिमालय की अद्भुत सुंदरता का अनुभव चंद घंटों में करा देती है। इस रेल यात्रा में जंगल, पहाड़, झरने, बारिश या फिर ठंड के मौसम में स्नोफॉल बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जहां के खूबसूरत नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब इन खूबसूरत नजारों के बाद बात करेंगे मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखी गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्वाकनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में इसकी खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 24 सितंबर को धान का भाव रहा 2030 रुपए, जो कि 26 सितंबर को 30 रुपए गिरकर 2000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 सितंबर को धान का भाव रहा 1880 रुपए, 26 सितंबर को इसके सौदे 20 रुपए गिरकर 1860 रुपए पर हुए। इसी राज्य की सुल्तानपुर मंडी में भी धान के भाव में नरमी का रुख रहा। 24 सितंबर को धान का भाव था 1570 रुपए, 26 सितंबर को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव रह गया 1560 रुपए। गुजरात की दहेगांव मंडी में 24 सितंबर को धान का भाव था 1675 रुपए, 26 सितंबर को इसमें 42 रुपए की तेजी आई और भाव 1717 रुपए हो गया।
देश में इस साल चावल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान चावल की पैदावार 10,49,90,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 10,70,40,000 टन थी। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई भी बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस समय तक धान की बुआई 4,06,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी थी। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में कोई बदलाव नहीं आया। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 24 सितंबर को चने का भाव रहा 3,850 रुपए, जो कि 26 सितंबर को 40 रुपए चढ़कर 3,890 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 24 सितंबर को चने का भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल। 26 सितंबर को 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 5,855 रुपए हो गया। इसी राज्य की दादरी मंडी में 24 सितंबर को चने की खरीद 5,800 रुपए पर हुई। 26 सितंबर को 50 रुपए की बढ़त के बाद 5,850 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन चने का भाव स्थिर रहा। यहाँ 24 और 26 सितंबर को चने का भाव 5,800 रुपए पर टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। बिहार में धान के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव करें। किसान फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं लाल मिर्च की रुपाई करें। बिहार में टमाटर की रुपाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ मक्के के खेत में निराई कर ले। अभी अरहर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। ओडिशा में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। यहाँ धान की रुपाई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहे। टमाटर की बुआई करें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर ले। वहाँ किसान बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब एक नजर खास खबर पर। आतंकी फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए देश की एजेंसियों ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी में पीएफआई के 160 से ज्यादा वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। आम जनता देश के सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों को घर बैठे देख सकती है। ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू किया गया है। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट से राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को उपराज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। एलजी विमल कुमार सक्सेना की याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश सुनाया। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर कांग्रेस आलाकमान बेहद नाराज है। विधायक दल की बैठक रद्द होने के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल और तेज हो गई है। राजस्थान में साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद साल 2020 में भी पायलट और गहलोत की खींचातान में राज्य सरकार में अस्थिरता का माहौल बना था और आज भी है। राष्ट्रपति ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण सुविधा ICMF का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल के कार्यक्रम में इसरो की तारीफ करते हुए कहा कि इसरो ने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। सरकार ने मोबाइल फोन के IMEI से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब हर मोबाइल फोन की IMEI को सरकारी पोर्टल icdr.ceir.government.in पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसके तहत आज दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग के निकट सिलाई मशीन केंद्र का उद्घाटन किया गया। देश में टीकाकरण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217.82 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,230 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,255 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।